हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 13। बावरे नैन मूडी। तूफान अगली सुबह तक शांत पड़ गया। हालांकि बड़े हॉल की छत अब भी काले रंग की थी। फ्रेड, जॉर्ज और ली जार्डन कुछ दूरी पर बैठकर अपनी उम्र बढ़ाने के जादुई तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज की क्लासें इतनी बुरी नहीं हैं, सभी क्लासें बाहर लगेंगी, रॉन ने कहा, जो अपने टाइम टेबल में सोमवार की क्लासों पर अपनी उंगली फिरा रहा था। मेहनतकश के विद्यार्थियों के साथ जड़ी बूटी, विज्ञान और जादुई प्राणियों की देखभाल। लानत है, इस साल भी हमें नाग शक्ति की विद्यार्थियों के साथ पढ़ना पड़ेगा। दोपहर में ज्योतिष की 2 क्लासें हैं। जादुई काढ़े को छोड़ दें तो ज्योतिष उसका सबसे कम प्रिय विषय था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी हमेशा हैरी की मृत्यु की भविष्यवाणियां करती रहती थी, जिससे वो चिढ़ जाता था। हरमानी ने अपने टोस्ट पर बटर लगाते हुए कहा, मेरी तरह तुम्हें ज्योतिष विषय छोड़ देना चाहिए, तब तो तुम अंकों का जादुई महत्व जैसा अच्छा विषय पढ़ सकते हो। मैं देख रहा हूँ तुम दोबारा खाने लगी हो, रॉन ने हरमाइनी को अपने बटर टोस्ट पर ढेर सारा मुरब्बा लगाते हुए देखकर कहा। हरमाइनी ने नाक चढ़ाकर कहा, मैंने फैसला किया है घरेलू जिन्नों के मुद्दे पर विरोध करने के इससे ज्यादा अच्छे तरीके हैं। हाँ, और तुम्हें बहुत भूख भी लगी थी, रॉन ने उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तभी पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। खुली खिड़कियों से 100 उल्लू उड़ते हुए आ गए। हैरी ने ऊपर देखा, लेकिन भूरे और मटमेले रंग के उल्लुओं के बीच उसे अपनी सफेद उल्लू हेडविग की कोई झलक नहीं मिली। उल्लू टेबलों के चक्कर काटने लगे और उन लोगों की तलाश करने लगे जिनके नाम चिट्ठियां और पार्सल थे। एक बड़ा भूरा उल्लू उड़कर नेविल लॉन्ग बॉटम के पास आया और उसने उसकी गोद में पार्सल डाल दिया। नेविल हमेशा कोई ना कोई सामान भूल आता था। हॉल की दूसरी तरफ ड्रैको मैलफॉय का ईगल उल्लू उसके कंधे पर बैठ गया और एक चॉकलेट केक लेकर आया था। हैरी अपने दलिये की तरफ मुड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडविग को कुछ हो गया हो और सीरियस को उसकी चिट्ठी मिल ही ना पाई हो। वो तब भी चिंता करता रहा जब वो बगीचे के गीले रास्ते पर चलकर ग्रीन हाउस नंबर 3 की तरफ गया। वहां पर उसका ध्यान प्रोफेसर स्प्राउट के दिखाए गए पौधों पर लगा। हैरी ने आज तक इतने बदसूरत पौधे नहीं देखे थे। वो पौधे कम और घूंघे ज्यादा लग रहे थे। अमलकंद, प्रोफेसर स्प्राउट ने बताया, उन्हें दबाकर फोड़ना पड़ता है और उनका रस इकट्ठा करना पड़ता है। क्या? सीमस फिनिगन ने कहा। उसकी आवाज में विद्रोह की झलक थी। रस? रस फिनिगन, रस, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, और ये रस बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करना। तुम इस रस को इन बोतलों में इकट्ठा करोगे। ड्रैगन के चमड़े वाले अपने दस्ताने पहन लो। अमलकंद के शुद्ध रस से चमड़ी जल सकती है। अमलकंद को दबाना थोड़ा घिनौना था, लेकिन इसमें थोड़ा मजा आ रहा था। हर गांठ के फूटने पर काफी सारा पीला, हरा और गाढ़ा रस बाहर आ रहा था, जिसमें पेट्रोल जैसी बदबू थी। उन्होंने प्रोफेसर स्प्राउट के कहे अनुसार रस को बोतलों में भर लिया। क्लास खत्म होने तक कई बोतलें भर गई थीं। मैडम पॉम्फ्रेस से खुश हो जाएंगी, प्रोफेसर स्प्राउट बोली जब उन्होंने आखिरी बोतल का कॉर्क उस पर लगाया। अमलकंद का ये रस यानी अम्ल रस जिद्दी मुहासों के उपचार की बहुत अच्छी दवा है। इससे विद्यार्थियों को अपने मुहासों से छुटकारा पाने के लिए खतरनाक काम नहीं करने पड़ेंगे, जैसा बेचारी एलोइस मिज़ेन ने किया था। मेहनतकश हाउस की हान्ना एबॉर्ड धीरे से बोली। उसने अपने मुहासों को शाप से हटाने की कोशिश की थी। मूर्ख लड़की, प्रोफेसर स्प्राउट ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन इस चक्कर में उसकी नाक एक तरफ को हट गई थी। मैडम पॉम्फ्री को उसकी नाक दोबारा सही करनी पड़ी थी। भीगे मैदान के पार महल में एक तेज घंटी बजी, जो इस बात का संकेत थी कि पीरियड खत्म हो गया है। क्लास 2 हिस्सों में बच गई। मेहनतकश के विद्यार्थी पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर रूपांतरण क्लास में जाने लगे और गरुड़ द्वार के विद्यार्थी दूसरी दिशा में। हैग्रिड अपने कैबिन के बाहर खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके विशाल काले बोरहाउंड कुत्ते फैंग के पट्टे पर था। उसके पैरों के पास जमीन पर लकड़ी के कई बक्से खुले हुए थे। फैंग कूकू कर रहा था और हैग्रिड की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। स्पष्ट था कि वो बक्सों के अंदर रखी चीजों को ज्यादा करीब से देखना चाहता था। बच्चे पास पहुंच ही रहे थे कि उन्हें अजीब सी खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे छोटे मोटे धमाके हो रहे हों। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा। नाग शक्ति के विद्यार्थियों का इंतजार तो कर लेते, वो इस सबक से चूकना नहीं चाहेंगे। विस्फोटक अग्निडंक। क्या कहा? रॉन बोला। हैग्रिड ने बक्सों की तरफ इशारा किया। आह, लेवेंडर ब्राउन पीछे की तरफ उछलते हुए चीखी। हैरी की राय में आह ही विस्फोटक
अग्निडंक का सबसे अच्छा वर्णन था। वो बेडोल थे और बिना सिर वाले समुद्री झींगे की तरह दिख रहे थे। हर बक्से में 100 अग्निडंक थे जो लगभग 6 इंच लंबे थे। ये अजीब से प्राणी रेंग कर एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और बक्सों के सिरों से टकरा रहे थे। उनके पास से सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही थी। कभी कभार किसी अग्निडंक के सिरे से चिंगारी निकल जाती और वो धमाके की आवाज के साथ कुछ इंच आगे उछल जाता। अभी अभी पैदा हुए हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें बचपन से पाल सकते हो। हमने सोचा कि हम इसका प्रोजेक्ट रख देते हैं, हैग्रिड ने गर्व से कहा। तभी एक ठंडी आवाज आई, हम उन्हें पालना ही क्यों चाहेंगे। नाग शक्ति के विद्यार्थी वहां आ गए थे। ड्रेको मेल्फॉय ने ये बात पूछी थी। क्रैब और गॉयल उसकी बात पर ही कर रहे थे। सवाल सुनकर हैग्रिड हैरान था। मेरा मतलब है वो क्या करते हैं, हमें उनसे क्या फायदा है, मेल्फॉय ने पूछा। हैग्रिड ने अपना मुंह खोला, दिमाग पर जोर डालने लगा। कुछ पल रुकने के बाद उसने अटपटे अंदाज में कहा, ये हम अगले सबक में बताएंगे मेल्फॉय। आज तुम उन्हें बस खाना खिलाओ। देखो, तुम उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना। हम उन्हें पहली बार पाल रहे हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं है कि वो क्या खाते हैं। हमारे पास अंडे, मेंढक के लीवर और थोड़े से घास वाले सांप हैं। उन्हें हर चीज खिलाकर देखना होगा। पहले अम्लकंद का रस और अब ये। सीमस बुदबुदाया। हैग्रिड से गहरे प्रेम के कारण ही हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपनी मुट्ठियों में मेढक के लीवर को भरा और उसे बक्से के नीचे करके विस्फोटक अग्निडंकों को ललचाने की कोशिश की। हैरी को लग रहा था इस कवायद का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अग्निडंकों का कोई मुंह ही नहीं था। आउच! लगभग 10 मिनट बाद डीन थॉमस चीखा, इसने मुझे घायल कर दिया। हैग्रिड चिंतित होकर उसके पास पहुंच गया। इसके सिरे पर विस्फोट हो गया है, डीन थॉमस गुस्से में बोला। उसने हैग्रिड को अपना जला हुआ हाथ दिखाया। ओह हाँ, ये विस्फोट करते हैं तो ऐसा हो सकता है, हैग्रिड ने सिर झुकाते हुए कहा। हैग्रिड, ये नुकीली चीज क्या है, लेवेंडर ब्राउन ने एक बार फिर कहा। ओह, ये उनके डंक हैं, हैग्रिड ने उत्साह से कहा। लेवेंडर ने तत्काल अपना हाथ बक्से से दूर कर लिया। हमें लगता है डंक वाले अग्निडंक नर हैं, मादाओं के पेट में चूसने वाली चीजें। हमें लगता है उससे वो खून चूसती होंगी। अच्छा, अब मैं समझ गया कि हम उन्हें क्यों पाल रहे हैं। ऐसे जानवर भला कौन नहीं चाहेगा जो एक साथ जला भी सकें, काट भी सकें और डंक भी मार सकें, मेल्फॉय ने व्यंग से कहा। वे सुंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उपयोगी नहीं है। ड्रैगन का खून बहुत जादुई होता है, लेकिन कोई ड्रैगन को तो नहीं पालना चाहेगा, है ना, हरमाइनी ने उसकी बात काटते हुए कहा। हैरी और रॉन हैग्रिड की तरफ देखकर मुस्कुराए, जो अपनी खिचड़ी दाढ़ी के पीछे मुस्कुरा रहा था। हैग्रिड ड्रैगन पालना चाहता था, ये हैरी, रॉन और हरमाइनी अच्छी तरह जानते थे। जब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे तब हैग्रिड ने एक ड्रैगन को कुछ समय के लिए पाला भी था। वो नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन था जिसका नाम नॉरबर्ट था। दरअसल हैग्रिड को दैत्याकार जानवर पसंद थे। वो जितने खूंखार होते थे उसे उतने ही अच्छे लगते थे। इसमें एक ही बात अच्छी है, कम से कम अग्निडंक छोटे हैं, रॉन बोला जब वो लंच के लिए महल की तरफ लौट रहे थे। अभी छोटे हैं, लेकिन जब हैग्रिड को ये पता चल जाएगा कि वो क्या खाते हैं तो मुझे उम्मीद है वो कुछ समय में 6 फुट लंबे हो जाएंगे, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उससे कोई फायदेमंद काम हो सकता है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो, वो बात मैंने सिर्फ मेल्फॉय का मुंह बंद करने के लिए कही थी। सच तो यह है कि मेरे हिसाब से मेल्फॉय सही कह रहा था। अग्निडंकों के साथ सबसे अच्छा काम यही किया जा सकता है कि वो हम पर हमला करें, इससे पहले हम उन्हें कुचल कर मार दें। वो गरुड़ द्वार के टेबल पर बैठ गए, लैम्ब चॉप्स और आलू खाने लगे। हरमाइनी इतनी तेजी से खा रही थी कि हैरी और रॉन उसे घूर कर देखने लगे। रॉन ने कहा, ओह, क्या घरेलू जिन्नों के अधिकार की लड़ाई में ये तुम्हारा नया कदम है? तुम उनका पूरा खाना चट कर जाना चाहती हो? नहीं, हरमाइनी ने मुंह में अंकुरित दाल भरी होने के बाद भी गरिमापूर्ण ढंग से कहा, मैं बस लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। क्या? हरमाइनी, आज स्कूल में हमारा पहला दिन है, होमवर्क नहीं मिला है, रॉन ने हैरानी से कहा। हरमाइनी ने कंधे उचकाए। वो तेजी से खाना खाती रही जैसे कई दिनों के बाद उसने कुछ खाया हो। फिर वो खड़ी हुई, बोली, डिनर के वक्त मिलते हैं, और वो तेजी से बाहर चली गई।
दोपहर की क्लास शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी बजी तो हैरी और रॉन उत्तरी मीनार की तरफ चल दिए। घुमावदार सीढ़ियों से होकर सबसे ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें एक सफेद सीढ़ी लटकती हुई दिखाई दी। वो सीढ़ी उन्हें छत पर बने एक गोल चोर दरवाजे के अंदर ले गई और अब वो प्रोफेसर ट्रेलोनी की क्लास में पहुंच गए। जैसे ही वो लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़कर क्लास में पहुंचे, आग से निकल रही जानी पहचानी भीनी भीनी खुशबू उनके नाकों में घुस गई। हैरी और रॉन कमरे में रखी कुर्सियों और मोटे कुशनों के पास से होकर गुजरे और एक छोटी गोल टेबल के आसपास बैठ गए। गुड डे। हैरी को अपने पीछे से प्रोफेसर ट्रेलोनी की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। वो उछल पड़ा। प्रोफेसर ट्रेलोनी हैरी को बड़े दुख भरे अंदाज में देख रही थी। सच तो ये था कि वो हैरी को जब देखती थी वो दुख से ही देखती थी। तुम परेशान हो बच्चे। मेरी अंदरूनी आंख तुम्हारे बहादुर चेहरे के पीछे जाकर तुम्हारी परेशान आत्मा में झांक रही है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किल है। बहुत मुश्किल समय आने वाला है। मुझे दिख रहा है तुम जिस चीज से डर रहे हो वो होकर रहेगी और शायद तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा जल्दी होगी। उनकी आवाज धीमी होते होते फुसफुसाहट में बदल गई। रॉन ने आंखें चढ़ाकर हैरी को देखा जो उसे घूरने लगा। प्रोफेसर ट्रेलोनी उनके पास से गुजरकर आग के सामने एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। विद्यार्थियों को देखने लगी। लेवेंडर ब्राउन और पार्वती पाटिल प्रोफेसर ट्रेलोनी को बहुत पसंद करती थी। बच्चों, अब समय आ गया है कि हम सितारों का अध्ययन करें। ग्रहों की गति और उनके द्वारा उजागर की जाने वाली रहस्यमयी बातें सिर्फ उन्हीं को समझ में आती है जो सृष्टि के नृत्य की ताल को समझते हैं। हैरी का ध्यान भटक गया था। प्रोफेसर ट्रेलोनी के कमरे में जल रही आग की अजीब सी खुशबू से उसे हमेशा नींद आने लगती थी। हालांकि वो उस बात के बारे में सोच रहा था जो प्रोफेसर ट्रेलोनी ने अभी अभी कही थी कि मुझे दिख रहा है जिस चीज से तुम डर रहे हो वो सचमुच होकर रहेगी। हैरी ने चिढ़ते हुए सोचा, हरमाइनी ठीक कहती है। प्रोफेसर ट्रेलोनी सचमुच धोखेबाज हैं। उसे इस वक्त किसी चीज का डर नहीं था जब तक कि सीरियस के पकड़े जाने का डर न हो। वो बहुत पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उनकी भविष्यवाणियां अंदाजों और अनुमानों से ज्यादा कुछ नहीं थी। सिर्फ एक बार ही उनकी सच्ची भविष्यवाणी निकली थी। पिछले सत्र में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वोल्डेमार्ट दोबारा ताकतवर बन जाएगा और जब हैरी ने डंबलडोर को इसके बारे में बताया था तो उन्होंने भी कहा था कि ये भविष्यवाणी सच्ची थी। हैरी, रॉन बुदबुदाकर बोला। क्या? हैरी ने चारों तरफ देखा। क्लास के सभी विद्यार्थी उसे घूर कर देख रहे थे। वो सीधा बैठ गया था। गर्मी और अपने विचारों में खोने के कारण वो सो गया था। हैरी ने कहा। प्रोफेसर ट्रेलोनी उसकी तरफ देख रही थी। बच्चे, मैं कह रही थी तुम निश्चित रूप से शनि ग्रह के अनिष्टकारी प्रभाव में पैदा हुए होगे। हैरी ने कहा। सॉरी, किसके प्रभाव में पैदा हुआ था? शनि के प्रभाव में बच्चे, शनि ग्रह के प्रभाव में। मुझे लगता है तुम कड़ाके की ठंड के मौसम में पैदा हुए होगे। नहीं, मैं तो जुलाई में पैदा हुआ था, हैरी बोला। रॉन ने जल्दी से अपनी हंसी को रोककर खांसी में बदल लिया। आधे घंटे बाद सभी को एक जटिल गोल चार्ट दे दिया गया। ये काफी नीरस काम था। इसमें बार बार ग्रह तालिका देखने और कोणों की गणना करने की जरूरत थी। कुछ समय बाद हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर अपने चर्म पत्र की तरफ देखते हुए कहा, मेरे चार्ट में 2 नेपच्यून हैं। ये सही नहीं हो सकता, है ना? रॉन ने प्रोफेसर ट्रेलोनी की रहस्यमयी फुसफुसाहट की नकल करते हुए कहा, हैरी, जब आकाश में 2 नेपच्यून दिखें तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि चश्मे वाला एक नाटा लड़का पैदा होने वाला है। ये बात सुनकर पास बैठे सीमस और डीन जोर जोर से खी करने लगे। लेवेंडर ब्राउन ने रोमांचित चीख में कहा, ओह प्रोफेसर, देखिए तो सही, मुझे लगता है मेरे चार्ट में एक ग्रह पर तो किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ही नहीं है। ओह, ये कौन सा ग्रह है प्रोफेसर? ये यूरेनस है बच्चे, प्रोफेसर ट्रेलोनी ने उसकी कुंडली की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। रॉन बोला, जरा मुझे भी तो अपना यूरेनस दिखाओ लेवेंडर। दुर्भाग्य से प्रोफेसर ट्रेलोनी ने उनकी बातें सुन ली। शायद इसी कारण उन्होंने सभी को क्लास के आखिर में बहुत सारा होमवर्क दे दिया। अपने हवाबाजी के अंदाज को छोड़कर प्रोफेसर मैकगोनागल की तरह तेज आवाज में बोली, ये काम अगले सोमवार तक हो जाना चाहिए। ध्यान रहे, कोई बहाना नहीं चलेगा। बकवास,
रॉन ने चिढ़ते हुए कहा जब वो सीढ़ियां उतरकर बड़े हॉल में डिनर करने के लिए लौटे। इसमें तो शनिवार और रविवार पूरा लग जाएगा, है ना? बहुत होमवर्क मिला है, हरमानी लपक कर उनके पास आते हुए बोली। प्रोफेसर वेक्टर ने कोई होमवर्क नहीं दिया। प्रोफेसर वेक्टर का बेड़ा गर्क हो, रॉन ने चिढ़कर कहा। वो प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। वो अभी लाइन के सिरे पर खड़े ही हुए थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। वीजली, सुनो वीजली! हैरी, रॉन और हरमाइनी मुड़े। वहां मेलफॉय, क्रैब और गोयल खड़े थे। वो सब बड़े खुश दिख रहे थे। क्या? रॉन ने धीरे से पूछा। तुम्हारे डैडी के बारे में खबर छपी है वीजली, मेलफॉय दैनिक जादूगर अखबार लहराते हुए जोर से बोला, ताकि खचाखच भरे प्रवेश हॉल में मौजूद सब विद्यार्थी उसकी बात सुन लें। जरा सुनो तो सही। जादू मंत्रालय की गलतियां। विशेष संवाददाता रीटा स्कीटर के अनुसार ऐसा लगता है कि जादू मंत्रालय की परेशानियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। हाल में ही हुए क्विडिच मैच कप के दौरान मंत्रालय ने भीड़ को संभालने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए थे। इसके अलावा ये अपनी एक लापता जादूगरनी के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है। कल मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के अर्नोल्ड वीजली की अजीब हरकतों के कारण मंत्रालय एक बार फिर परेशानी में पड़ गया है। मेलफॉय रुक गया, सिर उठाकर रॉन की तरफ देखने लगा। जरा देखो तो सही, अखबार वालों को उनका नाम तक पता नहीं है वीजली। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे डैडी को कोई जानता ही नहीं है ना? मेलफॉय ने झटके से अखबार सीधा किया और आगे पढ़ने लगा। अर्नोल्ड वीजली, जिन पर 2 साल पहले उड़ती हुई कार के मालिक होने का आरोप लगा था, कल कई मगलू कानून रक्षकों के साथ भिड़ गए थे। मामला बेहद आक्रामक कूड़ेदानों के बारे में था। ऐसा लगता था मिस्टर वीजली बावरे नैन मूडी की मदद करने के लिए वहां गए थे। मूडी पूर्व ऑरर हैं जिन्हें मंत्रालय से उस समय निकाल दिया गया था जब वे हाथ मिलाने और हत्या की कोशिश के बीच में फर्क को नहीं पहचान पा रहे थे। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि मिस्टर मूडी के घर पहुंचने के बाद मिस्टर वीजली ने देखा कि मिस्टर मूडी ने एक बार फिर तूफान मचा रखा है। मिस्टर वीजली को पुलिस वालों से बचने से पहले कई लोगों की याददाश्त बदलनी पड़ी, लेकिन दैनिक जादूगर ने उनसे पूछा कि उन्होंने मंत्रालय को इतनी शर्मनाक स्थिति में क्यों डाला, तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। और एक तस्वीर भी छपी है वीजली, मेलफॉय ने अखबार को पलटकर ऊपर उठाकर तस्वीर दिखाते हुए कहा। तुम्हारी मम्मी बहुत मोटी हैं, है ना? रॉन गुस्से से कांपने लगा। दफा हो जाओ मेलफॉय। चलो रॉन, हैरी बोला। ओह, तुम भी तो गर्मी में उन्हीं के घर रुके थे, है ना पॉटर? मुझे बताओ, क्या उसकी मम्मी सचमुच इतनी मोटी है? तुम अपनी मम्मी के बारे में बताओ मेलफॉय, हैरी ने कहा। उसने और हरमाइनी दोनों ने ही रॉन के दुशाले के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव क्यों रहता है जैसे उनकी नाक के नीचे गोबर रखा हो? क्या वो हमेशा ही ऐसी दिखती हैं या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम उनके साथ थे? मेलफॉय का पीला चेहरा गुलाबी पड़ गया। मेरी मम्मी का अपमान करने की जुर्रत मत करना पॉटर। तो फिर अपना गंदा मुंह बंद रखो, हैरी ने मेलफॉय की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा। धाड़! कई लोगों की चीख निकल गई। हैरी को ऐसा लगा जैसे कोई सफेद गर्म चीज उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई। उसने छड़ी निकालने के लिए दुशाले में हाथ डाला, लेकिन छड़ी निकाल पाता इसके पहले ही उसे धाड़ की एक तेज आवाज और सुनाई दी। प्रवेश हॉल में एक आवाज गूंजी। ऐसा अब कभी मत करना लड़के। हैरी ने पलट कर देखा। प्रोफेसर मूडी संगमरमर की सीढ़ियों से लंगड़ा कर उतर रहे थे। उनकी छड़ी बाहर निकली हुई थी और एक सफेद नेवले की तरफ तनी हुई थी जो पत्थर के फर्श पर कांप रहा था। ये नेवला ठीक उसी जगह पर था जहां मेलफॉय खड़ा हुआ था। प्रवेश हॉल में दहशत भरी खामोशी छा गई। मूडी के अलावा कोई सांस तक नहीं ले रहा था। मूडी हैरी की तरफ देखने के लिए मुड़े, यानी उनकी सामान्य आंख हैरी की तरफ देख रही थी, जबकि उनकी दूसरी आंख उनके सिर के पिछले हिस्से की तरफ देख रही थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उन्होंने गुर्राते हुए हैरी से पूछा। उनकी आवाज धीमी और भर्राई हुई थी। नहीं, बाल बच गया, हैरी ने कहा। उसे हाथ मत लगाना, मूडी चिल्लाए।
किसे? हैरी ने हैरानी से पूछा। मैं तुमसे नहीं, उससे कह रहा हूं। मूडी ने अपने पीछे क्रैब की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सफेद नेवले को उठाने वाला था लेकिन अब रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मूडी की नकली आंख जादुई थी और वो उनके सिर के पीछे देख सकती थी। मूडी लंगड़ाते हुए क्रैब, गॉयल और नेवले की तरफ बढ़े। मूडी को आते देखकर नेवले की दहशत भरी चीख निकली और तहखाने की तरफ भागने लगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मूडी गरजे। उन्होंने दोबारा अपनी छड़ी नेवले की तरफ कर दी। नेवला हवा में 10 फुट ऊपर उछला और धम्म से फर्श पर गिर पड़ा। वो एक बार फिर उछला। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने विरोधी पर पीठ पीछे वार करते हैं, मूडी गरजे, जब नेवला दर्द से चीखते हुए ऊंचा और ऊंचा उछलता रहा। ये कायरता भरा, घिनौना और घटिया काम है। नेवला हवा में उछलता रहा। उसके पैर और पूंछ हवा में फड़फड़ा रहे थे। दोबारा कभी ऐसा मत करना, मूडी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जब नेवला पत्थर के फर्श पर गिरकर बार बार ऊपर उछलता रहा। प्रोफेसर मूडी, एक सदमे भरी आवाज आई। प्रोफेसर मैगोनिगल हाथ में किताब लेकर संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। हेलो प्रोफेसर मैगोनिगल, मूडी ने शांत स्वर में कहा और नेवले को थोड़ा और ऊपर उछाल दिया। आप क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर मैगोनिगल ने पूछा। उनकी आंखें हवा में उछलते गिरते नेवले पर टिकी थी। सबक सिखा रहा हूँ। सबक सिखा रहे हैं मूडी? क्या ये कोई विद्यार्थी है? मैगोनिगल के हाथ से किताबें गिर गईं। हाँ, मूडी ने जवाब दिया। नहीं! प्रोफेसर मैगोनिगल चीखीं। वो भागती हुई सीढ़ियों से उतरी। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली। एक पल बाद तेज आवाज के साथ ड्रैको मैलफॉय दोबारा नजर आने लगा। वो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके सुनहरे बाल उसके गुलाबी हो चुके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो घबरा कर खड़ा हुआ। मूडी, हम सजा देने के लिए रूपांतरण का इस्तेमाल कभी नहीं करते, प्रोफेसर मैगोनिगल ने कमजोर आवाज में कहा। निश्चित रूप से प्रोफेसर डम्बलडोर ने आपको ये बताया होगा। हो सकता है उन्होंने बताया हो, मूडी ने लापरवाही से अपनी चुड्डी खुजाते हुए कहा, लेकिन मुझे लगा कि सही तरह से सबक सिखाने का ये अच्छा तरीका है। मूडी, विद्यार्थियों की गलती पर हम सजा देते हैं या गलती करने वाले के हाउस के प्रमुख से शिकायत करते हैं, तब तो मैं ये काम भी करूंगा। मूडी ने मैलफॉय को बहुत नापसंदगी से घूरते हुए कहा। दर्द और अपमान के कारण मैलफॉय की पीली आंखों में आंसू भर गए। उसने मूडी की तरफ चिढ़कर देखा और बुदबुदाने लगा, जिसमें मेरे डैडी साफ सुनाई दे रहा था। ओह हाँ, मूडी ने धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ते हुए कहा, जिससे हॉल में उनकी लकड़ी के पैर की ठक ठक की आवाज गूंजने लगी। मैं तुम्हारे डैडी को बहुत पहले से जानता हूँ लड़के। तुम उन्हें बता देना कि मूडी उनके बेटे पर नजदीक से नजर रख रहा है। अब तुम्हारे हाउस का प्रमुख स्नैप होगा, है ना? हाँ, मैलफॉय ने चिढ़कर कहा। एक और पुराना दोस्त। मैं स्नैप से बातचीत करने के लिए बेताब हूँ। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। मूडी मैलफॉय की बाह पकड़कर उसे तहखाने की तरफ ले गए। प्रोफेसर मैगोनिगल ने चिंता से कुछ पल उनकी तरफ देखा और फिर अपनी गिरी हुई किताबों की तरफ छड़ी हिलाई, जिससे वो हवा में उड़कर दोबारा उनके हाथ में आ गई। मुझसे कुछ मत बोलना, रॉन ने धीरे से हैरी और हरमाइनी से कहा, जब वे कुछ देर बाद गरुड़ द्वार की टेबल पर बैठ गए। हर तरफ सभी विद्यार्थी रोमांचित होकर नेवले वाली घटना के बारे में बातें कर रहे थे। क्यों? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं इस घटना को अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए जमा कर लेना चाहता हूँ, रॉन ने आंखें बंद करते हुए और अपने चेहरे पर खुशी का भाव लाते हुए कहा। ड्रैको मैलफॉय, उछलता हुआ नेवला। हैरी और हरमाइनी दोनों हंस दिए। हरमाइनी सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। वैसे मैलफॉय को वास्तव में चोंच भी पहुंच सकती थी, वो बोली। दरअसल अच्छा रहा कि प्रोफेसर मैगोनिगल ने उन्हें रोक दिया। हरमाइनी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल बर्बाद कर रही हो। हरमाइनी ने अधीरता भरी आवाज निकाली और एक बार फिर तेजी से खाने लगी। हैरी ने उसे देखते हुए कहा, ये मत कहना कि तुम आज शाम को भी लाइब्रेरी जा रही हो। जाना ही पड़ेगा, बहुत काम है। लेकिन तुमने तो कहा कि प्रोफेसर वेक्टर ने तुम्हें कोई होमवर्क नहीं दिया है। ये पढ़ाई का काम नहीं है।
उसने कहा। 5 मिनट में हरमाइनी ने अपनी प्लेट साफ कर दी और लाइब्रेरी चली गई। वो जैसे ही गई, फ्रेड वीजली आकर उसकी खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कहा, मूडी कितने जोरदार हैं, जोरदार से भी ज्यादा। जॉर्ज ने फ्रेड के सामने बैठते हुए कहा। महा जोरदार। जुड़वा भाइयों के सबसे अच्छे मित्र ली जॉर्डन ने जॉर्ज के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आज दोपहर को उन्होंने हमारी क्लास में पढ़ाया था। वो कैसा पढ़ाते हैं? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। फ्रेड बोला, आज तक ऐसी क्लास ही नहीं हुई। ली ने कहा, वो सचमुच जानते हैं? रॉन ने आगे झुकते हुए कहा, क्या जानते हैं? काले जादू से मुकाबला। फ्रेड ने जवाब दिया। जॉर्ज बोला, उन्हें इसका अनुभव है। ली ने कहा, अद्भुत आदमी है। रॉन ने अपने बैग में हाथ डालकर टाइम टेबल निकाला, फिर निराश होकर बोला, उनकी क्लास तो गुरुवार तक नहीं होगी।